आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने अनजाने में ही पूरी दुनिया में जानकारी को व्यवस्थित करने का तरीका ही बदल दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक गणितज्ञ जिसे लाइब्रेरियों के बारे में आप जानते हैं कुछ भी नहीं पता था, वो इन्फॉर्मेशन साइंस का एक ग्लोबल आइकन कैसे बन गया। उनकी यही अप्रत्याशित यात्रा आज के हमारे इस विश्लेषण का केंद्र है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का पहला अध्याय है उनका एक आकस्मिक लाइब्रेरियन बनना। तो एसआर रंगनाथन का जन्म हुआ 1892 में। उनकी पूरी दुनिया नंबरों और समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती थी। सोचकर देखिए, गणित में मास्टर्स डिग्री, प्रोफेसर के तौर पर एक कामयाब करियर, सब कुछ सेट था। लेकिन फिर 1924 में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्हें मद्रास विश्वविद्यालय का लाइब्रेरियन बना दिया गया। और यही गणितज्ञ का अनुशासित दिमाग आगे चलकर पुस्तकालयों की बेतरतीब दुनिया में एक नया तर्क और संरचना लाने वाला था। और मजे की बात यह है कि शुरुआत में उन्हें ये काम बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने खुद कहा था, मुझे इस पद का अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता था, मैं पूरी तरह से बोर हो गया था। सच तो ये है कि इंटरव्यू की तैयारी के लिए उन्होंने बस एक इंसाइक्लोपीडिया का लेख पढ़ लिया था। कुछ ही हफ्तों में वो इतने परेशान हो गए कि अपनी पुरानी गणित की नौकरी वापस मांगने चले गए। कमाल है ना? जो इंसान इस पेशे से इतनी नफरत कर रहा था, वही इसे हमेशा के लिए बदलने वाला था। लेकिन फिर, जैसा अक्सर कहानियों में होता है, एक टर्निंग पॉइंट आया। एक ऐसा सफर जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये थी उनकी लंदन की यात्रा। देखिए, उस वक्त भारत की लाइब्रेरियां बस धूल भरी अभिलेखागार जैसी थी। किताबें या तो जंजीरों से बंधी होती थीं या फिर बंद अलमारियों में रखी जाती थीं, आम इंसान की पहुंच से बहुत दूर। फिर वो लंदन पहुंचे और वहां जो देखा वो एक अलग ही दुनिया थी। वहां की लाइब्रेरियां जिंदा थी, लोगों से भरी हुई थी। कोई भी जा सकता था, शेल्फ से अपनी पसंद की किताब उठा सकता था। बस यही वो पल था जब रंगनाथन को वो समस्या साफ साफ दिख गई जिसे हल करने के लिए वो आगे बढ़े। और फिर आया वो मशहूर आहा मोमेंट। लंदन की एक दुकान में उन्होंने बच्चों को मैकेनो सेट से खेलते देखा। आप जानते हैं ना, वो खिलौना जिसमें अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर कुछ भी बना सकते हैं। बस उनके दिमाग में बत्ती जली। उन्होंने सोचा, जैसे बच्चे इन टुकड़ों को जोड़कर कुछ भी बना सकते हैं, क्या हम ज्ञान को भी ऐसे ही बुनियादी घटकों में तोड़कर जोड़ सकते हैं? और बस यहीं से उनके क्रांतिकारी पहलूदार वर्गीकरण सिस्टम का आइडिया पैदा हुआ। तो भारत वापस आकर उन्होंने अपने इन सारे क्रांतिकारी विचारों को एक दर्शन का रूप दिया, और इसे आज हम जानते हैं पुस्तकालय विज्ञान के 5 कानूनों के नाम से। देखिए, 1931 में जब ये प्रकाशित हुए तो ये सिर्फ नियम नहीं थे, ये एक घोषणा पत्र था, एक ऐलान। इसने पुस्तकालयों का पूरा मकसद ही बदल दिया। किताबों को जमा करने से हटाकर लोगों की सेवा पर ला दिया। ये एक जबरदस्त वैचारिक बदलाव था। पहला कानून, पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। ये उस पुरानी सोच पर सीधा हमला था जहाँ किताबें बस सजावट की चीज होती थी। रंगनाथन ने कहा, इनकी असली कीमत शेल्फ पर धूल खाने में नहीं, पढ़े जाने में है। दूसरा कानून, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। इसका मतलब है समानता। पुस्तकालय का काम है समाज के हर इंसान की जरूरत पूरी करना, चाहे उनका बैकग्राउंड, रुचि या भाषा कुछ भी हो। सीधी सी बात, ज्ञान पर सबका हक है। तीसरा कानून, जो दूसरे का उल्टा है, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। ये कहता है कि हर किताब का कोई ना कोई पाठक जरूर होता है, भले ही वो कितनी भी खास विषय की क्यों ना हो। पुस्तकालय का काम है उस सही किताब को सही इंसान तक पहुंचाना। चौथा कानून, पाठक का समय बचाएं। ये पूरी तरह से दक्षता और सम्मान पर आधारित है। एक अच्छी तरह से व्यवस्थित पुस्तकालय, साफ सुथरे कैटलॉग्स और मददगार कर्मचारी, ये सब पाठक का कीमती वक्त बचाते हैं। असल में ये आधुनिक यूजर एक्सपीरियंस यानी यूएक्स डिजाइन की नींव थी। और आखिर में 5वां कानून, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। ये पुस्तकालय को एक जीवित, बढ़ते हुए जीव के रूप में देखता है। जैसे जैसे समाज बदलता है, पुस्तकालय को भी अपने संग्रह, अपनी जगह और अपनी सेवाओं में लगातार विकसित होते रहना चाहिए। तो इन 5 कानूनों के दर्शन के साथ रंगनाथन अब उस व्यवहारिक समस्या को हल करने निकले जो उन्होंने लंदन में देखी थी। आखिर ज्ञान को वर्गीकृत कैसे किया जाए? और 1933 में उन्होंने पेश किया अपना मास्टर स्ट्रोक, कोलिन वर्गीकरण प्रणाली।
ये एक पहलूदार सिस्टम था। मतलब ये विषयों को पहले से बने बनाए बक्सों में फिट नहीं करता, बल्कि उन्हें उनके बुनियादी घटकों या पहलुओं में तोड़ता है और फिर उनसे एक नया, एकदम सटीक कोड बनाता है। ये सिस्टम PMST यानी 5 पहलुओं पर आधारित था। पर्सनैलिटी यानी मुख्य विषय, मैटर यानी उसकी सामग्री या गुण, एनर्जी यानी प्रक्रिया या क्रिया, स्पेस भौगोलिक स्थान और टाइम ऐतिहासिक काल। असल में ये मैकनो सेट वाला आइडिया ही था, जहां आप इन अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स को जोड़कर किसी भी विषय का एकदम सटीक कोड बना सकते हैं। इसे समझने के लिए इसकी तुलना उस वक्त की सबसे मशहूर प्रणाली डेवी डेसिमल से करते हैं। डेवी प्रणाली ना बहुत कठोर थी, उसमें नए नए विषयों के लिए जगह बनाना बहुत मुश्किल था। लेकिन रंगनाथन की कोलन प्रणाली, वो तो सुपर फ्लेक्सिबल थी। सोच कर देखिए, एक नया विषय जैसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स, जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान को मिलाकर बना है। डेवी प्रणाली इसके लिए संघर्ष करती, लेकिन कोलन वर्गीकरण इसे बड़ी आसानी से वर्गीकृत कर देता। ये इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। और बस इन्हीं सब कमाल के कामों ने उन्हें भारत और पूरी दुनिया में भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक का दर्जा दिलवाया। तो चलिए आखिर में उनकी इस विशाल और हमेशा रहने वाली विरासत पर एक नज़र डालते हैं। रंगनाथन सिर्फ एक विचारक या प्रवर्तक नहीं थे, वो एक असाधारण लेखक भी थे। उन्होंने 60 से ज्यादा किताबें और 1000 से भी ज्यादा लेख लिखे, जिन्होंने इस क्षेत्र की बौद्धिक नींव रखी। और वो सिर्फ लिखते नहीं थे, वो संस्थाएं भी बनाते थे। उन्होंने भारतीय पुस्तकालय संघ यानी ILA की स्थापना की। फिर 1962 में प्रलेखन अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र यानी DRTC बनाया। देश ने भी उनके इस योगदान को पहचाना और 1957 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया, जो भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मानों में से एक है। और शायद सबसे बड़ी श्रद्धांजलि ये है कि भारत में उनका जन्मदिन यानी 12 अगस्त हर साल राष्ट्रीय लाइब्रेरियन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उनकी स्थिति को हमेशा के लिए अमर कर देता है। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हैं एक सवाल के साथ। आज जब हम एल्गोरिदम और AI के दौर में जी रहे हैं, जहां मशीनें जानकारी को व्यवस्थित कर रही हैं, तो क्या रंगनाथन के मानव केंद्रित यानी इंसानों पर ध्यान केंद्रित करने वाले सिद्धांत ज्ञान को व्यवस्थित करने के लिए पहले से भी ज्यादा जरूरी नहीं हो गए हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।